नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी नई बात। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए नई बात। जब कहीं ब्याह की बात न चली, दर्जा 10 तक पढ़ाने लिखाने के बाद भी सार्थकता सिद्ध न हुई और विवश होकर घर बिठलाना पड़ा और घर बैठे बैठे भी बदनामी होने लगी, तो चंद्रा बल्लभ उप्रेती ने अपनी बहन केती को पहाड़ से दिल्ली भेजने को लिख दिया। गर्मियों के दिन थे तपते, भरी दोपहरी, लू के थपेड़ों के बीच इक्का दुक्का साइकिल सवार हांफता हुआ विनय नगर मेन मार्केट की ओर गुजरता दिखता और आसमान में कोई चील मंडराती। कौवे कांव कांव कर गंदी नालियों में सूखी चोंच डुबोते तो एक गर्मी में लिपटी धुंधली उदासी चारों ओर बिखर जाती। चंद्रा बल्लभ उप्रेती धनुष की डोर की तरह गले में जनेऊ डाले, मात्र अंडरवियर पहने, अपनी जाल जैसी खुली ढीली बांस की खटिया पर गिरा कमेटी का हिसाब जोड़ रहा था। इस अगले महीने की पहली को सेवानगर हीतविष्ट के क्वार्टर में कमेटी थी। चंद्रा बल्लभ गुरु कहलाने तथा गत माह से दफ्तरी से तरक्की पाकर जूनियर क्लर्क होने की वजह से सेक्रेटरी था। उसे अपना हिसाब हयात सिंह को नियत समय पर सौंपना था ताकि मीटिंग ठीक से चल सके, किंतु 13:15 आने का जोड़ मिलता न था। इसलिए बार बार वह अपने छोटे से कपाल पर पेंसिल का कुंदा ठोंक रहा था। 4 मरियल बच्चों की मां उसकी धर्म पत्नी गोविंदी, जिसके गोरे गालों पर छोए पड़ गए थे, जिसकी गोदी पर लिपटा पसीने से नहाया नंगा बच्चा दूध झिंझोड़ रहा था, ऊँघ रही थी। तभी बाहर गली में हाँक की सी आवाज आई। अचकचाते हुए उसने सुना, कोई चंद्रा बल्लभ पुकार रहा है। जाफरी के छेदों से झांका, एक तांगा रफ्ता रफ्ता मोड़ पर मुड़ता रुकता दिखलाई दिया। देखते ही आंखें फैल सी आईं उसकी, हमारी क्रांति जैसी। देखो तो हो। मछली की तरह आंखें पति पर से फिसलकर नीचे की ओर डूब गईं। चंद्रा बल्लभ हाथ का कागज हाथ में थामे मुनीमों की तरह पेंसिल कान में खोंचकर हड़बड़ाता हुआ खड़ा हुआ। अजीब सी उत्कंठा से काठ की स्लेटी रंग की जाफरी के वर्गाकार छेदों के बीच दोनों हाथों की अंगुलियों का गोल घेरा बनाए इस तरह देखने लगा जैसे छोटे बच्चे 2-2 पैसे में बाइस्कोप के बॉक्स के भीतर झांकते हैं। तांगे की अगली सीट पर तांगे वाले की बगल में धोबी के गट्ठर की तरह केतकी बैठी है। पिछली सीट पर ठुल कका पांव को सीट पर समेटे सहमे से पालथी मारे बैठे हैं। तांगे वाला केतकी का हाथ पकड़कर बड़े जतन से उतार रहा है, कहीं गिर ना पड़े। बेटी कहकर उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है। चंद्रा बल्लभ को यह अच्छा न लगा। वह तेजी से नीचे उतरा, हिकारत की नजर से तांगे वाले की ओर देखा, पैसे चुकाकर मुंह काला किया। चंद्रा बल्लभ ने फिर कका को प्रणाम किया चरण छूकर। फिर कुतुब मीनार की तरह खड़ी केतकी को देखा, जो अब पहले की तरह बच्ची नहीं, भरी पूरी औरत सी लगती थी। उसने पांव छुए तो उसे अजीब सा लगा। दोनों मोटे मोटे हाथों में मोटी मोटी लाल चूड़ियां, विशाल मांसल शरीर पर छोटी सी धोती टखनों के ऊपर तक उठी, बड़े भद्दे ढंग से पहनी। शहर में ऐसे थोड़े ही पहनते हैं। चारपाई पर पसरते हुए कका ने अपनी मैली कुचैली फटी गरम टोपी बड़े गौरव एवं आत्मविश्वास के साथ उतारी और अपने ऊपर उठे घुटने पर रखी। दिल्ली स्वर्ग है यार चंद्रा, तुम लोगों के पिछले जन्म के कर्म हैं। हमने तो पहाड़ के खड्ड में पड़े पड़े उम्र बिता दी, तेरे प्रसाद आज यह दिन भी देख लिया हो। चंद्रा बल्लभ ने धन्यता अनुभव की। आप थक गए होंगे कका। न हो, मुझे तो मुरादाबाद से किसी के बक्स के ऊपर बैठने को ठौर मिल गई थी।
पर हमारी केती परेशान रही। गाड़ी में कभी चढ़ी नहीं थी। माच लगता, सिर घूमता था। उस पर भीड़ की रेल पेल में दबी रही। आदमी पर आदमी था। यहां उतरते समय कहती थी, हाड़ दुख रहे हैं काका। मिलिट्री वालों से डब्बा खचाखच भरा था। काका ने अपने दोनों पांव दूर तक तनकाए। 10 उंगलियां एक दूसरे पर कैंची की तरह फंसाकर सिर के नीचे पट्टी की तरह तान कर रख दी। अपने गंगा दत्त की लड़की का कुछ पता चला हो? सुना दिल्ली में थी। कमलू का ड्राइवर कहते थे। काका ने घर की तरफ की बहुत सी बातें बतलाईं। यह भी कहा कि मिलिट्री वालों ने रानीखेत के पास एक औरत के साथ बदफैली की। औरत बच्चे पर थी, मर गई। सरपंच हम लोगों के धड़े से बाहर है। एक दिन कुल्हाड़ी उठाकर हमें मारने को आया था। चंद्रा बल्लभ माथा हिलाता रहा चुप। केतकी खिलखिलाती हंसती अपने छोटे भाई सदिया को इतने जोर से चूम रही थी कि उसे बीच में टोकना पड़ा। शाम को भोजन के लिए ठुल काका जब कपड़े उतार धोती पहनकर चौक पर विराजे तो उन्होंने पहाड़ पुराण की बातों का टेलीप्रिंटर फिर खोल दिया। गांव गांव में मोटर सड़क बन गई है हो। ब्लॉक वाले भर गए हैं। हमने भी अपने घर के 2 कमरे किराए पर लगाए हैं 14 रुपए पर। 3 ब्लॉक बाबू रहते हैं। कभी कभी घर में ही खा लेते और रात में समय मिलने पर हमारी केती को भी पढ़ा दिया करते थे। वे बेचारे ना होते तो केती 10 साल में भी दफा 10 पास न कर पाती। अपने हाथ से कलम पकड़ पकड़ कर लिखना सिखाते। अपने पैसे से किताब कलम खरीद कर लाते। उस अलमोड़िया बाबू ने तो बड़ी मदद की। केती जाने और वह जाने, जब देखो पढ़ाने में। हमारे इधर आती बेर कहता था, केती को दिल्ली न ले जाओ हो चचा, यहीं पढ़ाई भेंट करवाकर ब्लॉक में नौकरी लगा देंगे। खूब तरक्की करेगी, खुश रहेगी। जैसी हमारी बहन है वैसी यह भी है। हमने सोचा केती दिल्ली जाएगी तो हमारी आनंदी का भी सुधर जाएगा। वह भी पढ़ लेगी। बिना पढ़े अब शहरों की तरह गांव घरों में भी वर मिलना मुश्किल है। जमाना ही बदल गया हो चंद्रा। आनंदी चंद्रा बल्लभ के ठुल काका परमानंद की बड़ी बेटी है। ठुल काका को उसके भविष्य की भी चिंता है। हमारी आनंदी भी अब सयानी होगी। रोटियां बेलती गोविंदी ने घूंघट की ओर से कहा। दा ना पूछो, इस 5 गते पूस को उसे 17 पूरे हुए हैं, लेकिन लगती जवान जमान है। हमारी केती से 21 होगी, 19 नहीं। पढ़ती है ना, फराफर पढ़ती है। पटवारी पेशकार आते हैं तो उनके सामने बैठती है, बातें करती है। कक्का घास लेट से चुपड़े फुलके एक के बाद एक निगलते रहे। चंद्रा बल्लभ अपनी ओर से अधिक नहीं, किफायत से बोलता है। वह भी आज धोती लपेटकर चौके पर बैठा है। नहीं तो ठुल काका घर जाकर धर्म डूबने की बात कहकर बदनामी करेंगे। हाई स्कूल खुलने से गांव में बड़ी तरक्की हो रही है। जसोधर घर से लौटने पर सुना रहा था। चंद्रा बल्लभ ने कुछ कहने के लिए कहा। तरक्की वरक्की तो क्या होती यार, शहरों की तरह गांव में भी लोफर भर गए हैं। गुंडागर्दी मच रही है। ग्राम देवियों के तो किस्से ही और हैं। काका ने शेर भर का लोटा सिर से दूर ऊपर तक उठाया और झरने की सी लंबी धार गटागट गले में गेरते रहे। एक ही सांस में लोटा रीता कर दिया। फिर भीगी मूछों को पोंछते हुए निवाले तोड़ने लगे। तेरी चिट्ठी जब पिछले दिन आई तो हमने गांव में भेली बांटी। सब कहते थे औलाद हो तो ऐसी हो। सेरा वालों का लड़का होनहार निकला। दफ्तरी से क्लर्क हो गया। पटवारी के बराबर तनख्वाह पाता है। कुर्सी पर बैठकर कलम चलाता है। अपने होनहार होने की बात सुनकर चंद्रा बल्लभ मन ही मन बहुत मगन हुआ। उसकी पत्नी का चेहरा भी एकाएक खिल उठा। भले ही ऑफिस में अभी तक वह पहले की तरह चिप्पियां ही चिपका रहा था, किंतु लोगों के बीच एक आदर का स्थान तो बन ही चुका था। वह सचमुच मोम बन गया था। खुशामद के लहजे में बोला, काका आपने तो कुछ खाया ही नहीं। आहार कम हो गया क्या? आहार वहार तो ठीक ही है बेटा, काका ने परम विराग से कहा।
पर अब शरीर में सुस्ताई जैसी आ गई है हो, कसी कुदाली चलाई नहीं जाती। जजमानी से जमता क्या है, नोन तेल का भी पूरा नहीं पड़ता। इन कन्याओं के ऋण से उऋण हो जाता तो जगन्नाथ जी का पुण्य मिल जाता। ठुल कका ने पाषाण शिला सी बैठी केतकी की ओर देखा, जिसे अभी तक भी रेल के धक्के लग रहे थे, जो अभी तक सारी वस्तुओं को अचरज से देख रही थी। केती, कैसी लगी दिल्ली? कका ने खाने के बाद हाथ पोंछकर सींक से दांतों को कुरेदते हुए पूछा। केतकी बत्तीसी दिखाकर फींक करके हंस दी। नींद न आई चंद्रा बल्लभ को। कमेटी का हिसाब छूमंतर हो गया था। अब समस्या थी केतकी की। उसने उमंग में आकर दिल्ली आने को लिख तो दिया था, पर यहां आकर कौन सी समस्याएं उठ खड़ी होंगी, सोचा न था। चपरासियों के क्लास 4 क्वार्टर में एक जाफरी वाला कमरा लेकर पिछले 1.25 साल से गुजारा कर रहा था। दूसरे पर रोहतक की तरफ का कोई छड़ा था, अकेला। अब एक ही कमरे में 7 आदमी कैसे रहेंगे? छड़े के साथ कैसे निभेगी? कहीं कुछ बात हो गई तो? जमाना बिगड़ चुका है, किसी का भी ईमान नहीं। सुबह नहा धोकर ठुल काका ध्यान में बैठे। चंद्रा बल्लभ राशन व दूधिये का हिसाब जोड़ता रहा। आने वाले महीनों में गुजारा मुश्किल था। उस पर ठुल काका के आने जाने का खर्चा सो अलग। वह सोचता था कमेटी से कुछ पैसे निकाल लेगा, परंतु 70 का पिछला बकाया गत 3 महीने से उतर न पाया था। हाँ हो चंद्रा बल्लभ, पूजा के आसन से उठने के बाद ठुल काका को जैसे कुछ सहसा याद आ पड़ा। यहां सुना है पुतली घर है। तेरी काकी के घाघरे के लिए 10-12 गज किरेब तो मिल ही जाएगी ना? चंद्रा बल्लभ ने सिर हिलाया केवल। चाय का हाथ भर लंबा गिलास काका ने होठों से लगाया। यार, कुछ कपड़े वपड़े सिलवा देना हो हमारी केती के लिए, देसी फैशन के। वहां समय ही नहीं मिला, फिर गांव गिराम में मिलता भी तो महंगा है। दुकानदारों ने लुटियौल मचा रखी है, जितना मुंह में आया उतना दाम कह देते हैं। काका ने चाय के साथ बीड़ी भी सुलगा ली। पहाड़ में जुलम अकाल पड़ा है हो चंद्रा, एक समय खाने को भी राशन नहीं मिलता। लोगों को लाज रखना कठिन हो गया है। चीनी की बात तो दूर रही, लोगों को बीमार के लिए बांस मिश्री तक मुहैया नहीं है। तू अब कुछ घर वालों की मदद कर हो। चंद्रा बल्लभ पाठशाला के विद्यार्थियों की तरह हर बात पर सिर हिलाता है। शाम को साइकिल घसीटता कमेटी की मीटिंग के बाद घर लौटा, बेहद हारा थका। काका छोटे लच्छू को लिए मार्केट गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। केतकी बाहर चारपाई पर मगरमच्छ की तरह लेटी है। इसके लक्षण भले नहीं है हो, गोविंदी ने पति के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। क्यों? साश्चर्य चंद्रा बल्लभ ने देखा। इसकी बक्सी में चिट्ठियां ही चिट्ठियां भरी पड़ी हैं, पता नहीं किस किस की। बेशरम बात लिखी है। चंद्रा बल्लभ ने कुछ कहा नहीं, किंचित आगे सरक आया। किसकी हैं? क्या पता, मुंह जले ब्लॉक वालों की होंगी, स्कूल के मास्टरों की होंगी। बनिए की गुल्लक की तरह बक्सी भरी पड़ी है। जमीन धंसने लगती है उसके पांवों से। सुनो तो, वह और पास आई। कैसा बेशरम जमाना हो गया है, किसी से कहना नहीं। एक अजीब सी स्थिति हो गई चंद्रा बल्लभ की। यह सब जानने सुनने को वह तैयार न था। एकदम गूंगे की तरह सांस रोके चुप रहा। पत्नी को इस मामले में बढ़ावा देना उसे ठीक न लगा। वहीं किसी के पल्ले बांध देते गुपचुप। यहां बदनामी हो गई तो फिर कहां जाएंगे? डूब मरने को भी ठौर न रहेगी। परदेश का मामला ठहरा। चिंतित भाव से सयानेपन के साथ कहकर गोविंदी चुप हो गई। देर तक सन्नाटा रहा। कुछ टटोलते खोजते हुए चंद्रा बल्लभ ने पत्नी की ओर देखा। तू तो दिन भर यहीं रहती है, अपनी निगाहों पर रख, बदनामी कैसे होगी? क्यों? पत्नी की पलकें फैल गईं। दिन भर मैं भेड़ों की तरह इन्हीं की रखवाली करूं? सारा दिन खिड़की पर बैठी बाहर भीतर आती जाती ताक झांक करती रहती है। यह मुसंड, उसने दीवार की ओर इंगित किया। उसका तात्पर्य छड़े पड़ोसी से था। आज दोपहर को ही छुट्टी लेकर आ गया था।
तब से वह जाने या यह दरवाजे पर खूंटे की तरह गड़ गई है। मैं किसी काम से बाहर जाती हूँ तो वह लपक कर कागज की गोली फेंकता है और यह खिच्च से हंस देती है। अपने निर्लज्ज पड़ोसी पर चंद्रा बल्लभ को बेहद गुस्सा आया, पर शांत भाव से पानी की तरह पी गया। अंगीठी के कोयले से बीड़ी सुलगाता वैसा ही रोज की तरह अंडरवियर पहने बैठा रहा। चंद्रा बल्लभ को आता केतकी ने देखा था, पर वह वैसे ही पड़ी रही। लेकिन देर तक भैया भाभी को गुपचुप बातें करते सुन उसे न जाने क्या प्रतिक्रिया हुई। बाल बिखेरे, आंचल बहाए, बरगद के पेड़ की तरह वह आंखें मलती खड़ी हो गई। दोनों अब चुप थे। दद्दा, कल अपने ऑफिस से 8-10 लिफाफे ला दोगे ना? क्यों? हमारे पड़ोस में जो वे भारत नंदन ब्लॉक बाबू रहते हैं ना, उनकी दुल्हनी को चिट्ठी लिखनी है। दिल्ली आती बेर कहती थी, लली वहां पहुंचने पर कम से कम चिट्ठी गेर कर ही याद कर लेना। भारत आनंद बाबू कहते थे, जाड़ों में छुट्टियों में दिल्ली आऊंगा तो तुम्हारे ही घर पर रुकूंगा। भारत आनंद बाबू बहुत अच्छे हैं। ठुल काका को बड़ बौज्जू कहकर पुकारते हैं। रेल के इंजन की तरह चंद्रा बल्लभ भक भक बीड़ी फूंकता रहा। केतकी के ब्लाउज में एक छोटा सा पेन लगा था। चंद्रा बल्लभ ने यूं ही पूछा, यह कहां से आया? मेरा है, खिलखिल हंसती केतकी बोली। गुसाई राम मास्टर जी ने इनाम में दिया है। कहते थे इससे जो भी लिखता है पास हो जाता है। मैंने भी इसी से लिखा था, तभी तो पास हुई। ठुल काका पूरे 6 दिन रुके। आज जाता हूं कल जाता हूं करके अपने लिए बास्केट का कपड़ा, छतरी और चंदर की काकी के लिए 12 गज क्रेप का कपड़ा ले जाना भी ना भूले। पूरा फेरी वालों का सा गट्ठर बनाकर चलने की तैयारी करने लगे। हाँ हो चंद्रा, यहाँ अल्मोड़ा के हमारे तिवाड़ी वकील साहब के लड़के भी रहते हैं। सुना अफसर हैं, उनकी सोहबत में रहा कर यार। फिर कुछ रुक कर सोचते हुए बोले, गांव में रेंजर ने जुलूम मचा रखा है हो। लोग कहते हैं तेरी दिल्ली में बड़ी पहुंच है, हो सके तो उसका भी कुछ बंदोबस्त करवा देना हो। चंद्रा बल्लभ बंदोबस्त करवाएगा या बंदोबस्त नहीं करवाएगा कुछ नहीं कहता। ठुल काका को कुतुब मीनार, बिरला मंदिर सबके दर्शन करा के चंद्रा बल्लभ बड़े स्टेशन तक छोड़ने जाता है। जाते जाते भी काका कर्तव्य का बोध कराते रहते हैं। केती, दुरली और आनंदी का भार तेरे ऊपर है। उनके लिए वर की तलाश करते रहना। घर खर्चा भेजना हो, अपनी काकी के लिए खांसी की एक बोतल और मेरे लिए जाड़ों में पहनने के लिए एक काली ऊनी बास्केट। जब तक रोशनी हरी न हुई, सीटी न बजी, खुट खुट पहिए न घूमने लगे, काका प्रवचन देते रहे। चंद्रा बल्लभ, हो सके तो केती को कुछ और पढ़ा लिखा देना, उसका जन्म सुधर जाएगा। तुम्हारे पड़ोस का लड़का बड़ा होनहार है, BA MA तक पढ़ा लिखा। कहता था केतकी को मैं पढ़ा दूंगा। मैं पढ़ाने की बात पक्की कराया हूं। चंद्रा बल्लभ घर लौटने लगा तो उसके पांव कांपने लगे। न जाने उसके कानों में फुसफुसाकर गोविंदी आज कौन सी नई बात कहेगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।